आप सबको जोहार। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है परम प्रतिभा जेएसएससी में। और आज हम लोग कंप्यूटर सीरीज़ का 10वां वीडियो में पढ़ेंगे कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर लैंग्वेज एंड फ्लो चार्ट। तो कंप्यूटर का लैंग्वेज जो है वह 3 प्रकार का है: लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर भाषा जानते हैं, उसके बाद तीनों लैंग्वेज हम लोग जानेंगे। ये भी जानेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, मीडियम में कौन कौन से और हाई में कौन कौन से। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर भाषा क्या है उसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर भाषा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बीच संचार का एक प्रवाह स्थापित करती है। कंप्यूटर भाषा एक कंप्यूटर यूजर को कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक कमांड को पहचानने में मदद करती है। कंप्यूटर भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए इस्तेमाल करने वाला कोड है। इन भाषाओं को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे हम लोग चर्चा भी किए थे लो लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ जानेंगे लो लेवल लैंग्वेज क्या है। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर सीधे समझ सकता है उसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। यह भाषा यूजर से दूर और हार्डवेयर के पास होती है, यूजर से दूर और हार्डवेयर के पास होती है तथा मशीन पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए मशीनी भाषा और बाइनरी कोड। मतलब लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीनी भाषा है और बाइनरी कोड है। तो सबसे पहले मशीनी भाषा हम लोग जानते हैं। देखिए, यह कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। मशीनी भाषा जो है वह कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। केवल 0 और 1 2 अंकों के प्रयोग से निर्मित कोड में लिखी जाती है। मशीनी भाषा को केवल सीपीयू द्वारा समझा जाता है। इस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया था। अब हम लोग लो लेवल लैंग्वेज पढ़ लिए, अब हम लोग मीडियम लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे। निम्न स्तरीय भाषा में प्रोग्राम लिखने में आने वाले मुश्किलों को दूर करने के लिए मध्यम स्तरीय भाषा का निर्माण किया गया। उदाहरण है असेंबली भाषा। तो हम लोग लो लेवल में मशीनी भाषा बाइनरी कोड था और मीडियम लेवल में असेंबली भाषा है। तो असेंबली भाषा हम लोग जानते हैं। मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखने में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा का विकास किया गया। 0 तथा 1 का इस्तेमाल ना करके अक्षर और चिन्हों का प्रयोग किया गया, जिन्हें सिंबल कहा जाता है। इस भाषा यानी असेंबली भाषा में न्यूमेरिक कोड जैसे एडिंग, TRAN ट्रान को ट्रांसलेशंस, SUB को सब्सट्रैक्शंस आदि का प्रयोग किया जाने लगा। मशीनी भाषा जो लो लेवल लैंग्वेज है, मशीनी भाषा की अपेक्षा इसमें गलतियों को आसानी से ढूंढा जा सकता है। असेंबली भाषा जो मीडियम लेवल लैंग्वेज है में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, इसे असेंबलर कहा जाता है। असेंबलर का कार्य असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। तो हम लोग अभी जाने निम्न स्तरीय भाषा में पढ़ें मशीनी भाषा और बाइनरी कोड। इसके बाद अभी हम लोग देखें मध्यम स्तरीय भाषा में असेंबली भाषा। अभी हम लोग पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर सीधे नहीं समझ सकता है उसे उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है। यह भाषा यूजर के समीप और हार्डवेयर से दूर होती है तथा मशीन पर निर्भर नहीं करती है। इस भाषा में संख्या, अंग्रेजी अक्षर और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये सीखने के लिए आसान हैं, इन्हें लिखने के लिए कम समय की आवश्यकता होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को समझने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है कोबोल, बेसिक, पास्कल, प्रोलॉग। अब उच्च स्तरीय भाषा जो है 3 प्रकार के हैं। जैसे प्रोसेड्यूरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसेड्यूरल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऐसी भाषा में लिखे प्रोग्राम को निर्देशों के एक क्रम में लिखकर उनके एग्जीक्यूट्स किया जाता है, जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, पास्कल और सी। नॉन प्रोसीजरल भाषा, यह भाषा क्यूरी लैंग्वेज पर आधारित होती है। चौथी कंप्यूटर पीढ़ी की भाषा भी कहा जाता है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा, इस भाषा में डेटा और फंक्शन को एक साथ यूज किया जाता है, जिसे क्लास कहा जाता है। क्लास में ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे C++, जावा, पाइथन, रूबी और C#। हम लोग यहाँ देखेंगे कि कंप्यूटर पीढ़ी के अनुसार लैंग्वेज, जैसे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीनी भाषा, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज असेंबली भाषा और फोर्ट्रॉन, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज सी और पास्कल, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज ओरेकल और एसक्यूएल, 5 जनरेशन लैंग्वेज विजुअल बेसिक और जावा। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं और उनके अनुप्रयोग। जैसे फोर्ट्रॉन को पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशंस। 1957 में प्रोग्रामर के एक समूह द्वारा, जिसका नेतृत्व जॉन बेकस ने किया। इसका उपयोग है गणितीय कार्य और गणनाएं करने के लिए, विशेष है प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा। दूसरी है एल्गोल, जिसका पूरा नाम है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इनका 1958 में अमेरिकी और यूरोपियन कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने सामूहिक रूप से विकसित किया। इसका उपयोग क्षेत्र है वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए, विशेष है गणितीय गणना करने में पूर्ण रूप से सक्षम। लिस्प प्रोसेसिंग 1958 MIT इंस्टीट्यूट्स के जॉन मैकार्थी द्वारा विकसित किया गया। 1958 में इसका उपयोग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आगे है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अमेरिकी वैज्ञानिक ग्रेस हूपर द्वारा 1959 में व्यावसायिक हितों के लिए उपयोगी। बेसिक का पूरा नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। जॉन जॉर्ज केमी और थॉमस यूजिन कुर्टज ने 1964 में वैज्ञानिक और व्यावसायिक कार्यों के लिए लॉन्च किया। पास्कल्स 1970 निकोलस विर्थ के द्वारा शिक्षण कार्य के लिए उपयोगी। इसमें SPT यानी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक की सुविधा। सी 1972 डेनिस रिची ने नोकिया बेल लैब में विकसित किया, सॉफ्टवेयर निर्माण में उपयोगी। कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज 1973 में डेनमार्क के बेनिडिक्ट लाफ्ट और ब्रॉज क्रिस्टनस द्वारा शिक्षण कार्य के लिए उपयोगी। बेसिक और पास्कल भाषा का मिलाजुला रूप। C++ 1983 में बाजार ने एस्ट्रोस्ट्रफ ने नोकिया बेल लैब में विकसित किया, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग उपयोगी के लिए। आगे है जावा 1995 में जेम्स गॉसलिंग के द्वारा इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग क्षेत्र में उपयोगी। C++ अंतिम है रूबी 1995 यूखिरो सुमाटो के द्वारा विकसित इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग क्षेत्र। यह ओपन सोर्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। अब हम लोग जानेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये ट्रांसलेटर के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे असेंबलर जो है वह असेंबली भाषा को, जैसे यहाँ दिया भी है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। असेंबलर जो है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? असेंबलर। तो ये क्या है? असेंबलर है। ठीक है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। मशीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। ये असेंबली क्लियर। दूसरा है कंपाइलर, ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को निम्न लेवल लैंग्वेज या मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज को निम्न लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, उसे क्या कहते हैं?
कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक हाई लेवल लैंग्वेज को के लिए एक अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। यह कंपाइलर जो है पूरा एक साथ ट्रांसलेट करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। जबकि नेक्स्ट जो है इंटरप्रेटर जो है यह भी सेम है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में चेंज करता है, उसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। और ये एक साथ के जगह में हो जाएगा एक कथन। ठीक है, आगे देखिए लेते हैं। जैसे इंटरप्रेटर हाई लेवल को निम्न में जिसे इंटरप्रेटर कहते हैं, जैसे देख लीजिए, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को निम्न स्तरीय भाषा में ट्रांसलेट करता है, उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कार्य समान होता है, अंतर केवल यह होता है कि कंपाइलर जो एक साथ और इंटरप्रेटर है एक कथन को। ठीक है, तीनों का हम कंपैरिजन भी कर लेते हैं। जैसे असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर तीनों जो है वह लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। असेंबलर जो है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर जो है वह हाई लेवल लैंग्वेज को निम्न लेवल लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को निम्न लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। असेंबलर जो है प्रोग्राम को फेज में स्कैन करता है, जबकि कंपाइलर जो है प्रोग्राम को एक साथ, और इंटरप्रेटर है एक लाइन करके ट्रांसलेट करता है। ठीक है, असेंबलर में गलतियों को बताता है, जबकि कंपाइलर में पूरे प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद गलतियों को बताता है और लाइन बाय लाइन गलतियों को बताता है इंटरप्रेटर। फिर असेंबलर जो है सोर्स कोड को स्कैन करके कम समय लगता है, जबकि कंपाइलर सोर्स कोड को एनालिसिस करके अधिक समय लगता है, और इंटरप्रेटर सोर्स कोड को एनालाइज करने में अधिक समय लगता है, किंतु प्रोसेस जल्दी करता है। फिर असेंबलर ज़्यादा मेमोरी स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, इसमें मेमोरी स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ कंपाइल भाषा जैसे कोबोल, सी प्लस प्लस, पास्कल। कुछ इंटरप्रेटेड भाषा जैसे बेसिक और जावा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है, देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज हम लोग ख़त्म कर दिए। अब हम लोग को देखना है फ्लो चार्ट्स। किसी प्रोग्राम को चित्रों के रूप में प्रदर्शित करना फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट में बहुत सारे सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि प्रोग्राम के फ्लो को दर्शाते हैं। स्टेप बाय स्टेप किसी समस्या को समझने और उसको सुलझाने में मदद करता है। फ्लो चार्ट का उपयोग प्रोग्राम बनाने में, प्रोग्राम को डिबगिंग करने में, कठिन प्रोग्राम को सॉल्व करने में किया जाता है। फ्लो चार्ट का उपयोग होने वाले सिंबल हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये जो सिंबल है ये है स्टार्ट या स्टॉप का सिंबल जो अंडाकार है, इसे टर्मिनल सिंबल भी कहा जाता है। दूसरा है इस तरह का जो सिंबल देख रहे हैं समानांतर चतुर्भुज की तरह, इसका उपयोग जो है इनपुट और आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तीसरा जो है आयताकार जो देख रहे हैं, इसका उपयोग गणितीय कार्य जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाव आदि में किया जाता है। चौथा जो देख रहे हैं डिसीजन सिंबल, ये डायमंड की तरह दिख रहा है, इसका निर्णय को दर्शाने के लिए किया जाता है ट्रू, फॉल्स, यस या नो डिसीजन जैसे। पांचवा है कनेक्टर सिंबल जो गोला है, फ्लो चार्ट में 2 या 2 से अधिक भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। छठा है फ्लो लाइन सिंबल, इसका प्रयोग फ्लो चार्ट के सीक्वेंस को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसे एरो के द्वारा दर्शाया गया है। एरो की दिशा ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं भी हो सकती है। हेक्सागोनल सिंबल, इसका उपयोग फॉर लूप, वाइल लूप या दूसरे लूप में प्रदर्शित करने के लिए क्या था। इसको प्रिपरेशन सिंबल भी कहा जाता है। इसमें हेक्सागोन यानी षष्ठभुज यानी 1 2 3 4 5 6 भुजा को दर्शाया गया है। आठवां है
डॉक्यूमेंट सिंबल, इसका उपयोग डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि फ्लो चार्ट के फायदे क्या क्या हैं। फ्लो चार्ट के द्वारा हम किसी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। किसी प्रोग्राम के लॉजिक को समझने में मदद करता है। फ्लो चार्ट डिबगिंग करने में मदद करता है। उच्च स्तरीय भाषा जैसे जावा, C++ आदि के कोड को लिखने के लिए प्रोग्रामर की सहायता करता है। सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करने में मदद करता है। ये है फ्लो चार्ट के फायदे। अब फ्लो चार्ट्स के नुकसान हम लोग देख सकते हैं। बड़े प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाना बहुत कठिन होता है। फ्लो चार्ट को रिप्रोड्यूस करना मुश्किल है। फ्लो चार्ट में बदलाव करना कठिन होता है। फ्लो चार्ट को बनाने में बहुत समय लगता है। फ्लो चार्ट के नियम क्या हैं? फ्लो चार्ट्स केवल एक स्टार्ट और स्टॉप सिंबल हो सकता है। फ्लो चार्ट नेम और वेरिएबल का प्रयोग किया जाता है। फ्लो चार्ट्स बड़ा और मुश्किल है तो उसमें कनेक्टर सिंबल का उपयोग किया जाता है। अन्य शब्दावली जैसे बग, कंप्यूटर प्रोग्राम में होने वाली गलतियां को बग कहा जाता है। बग के कारण सही रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। डीबगिंग, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। टेस्टिंग, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियों को खोजने की प्रक्रिया को टेस्टिंग कहते हैं। एल्गोरिथमिक, किसी जटिल समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल करने की तकनीक को एल्गोरिथमिक कहा जाता है। एल्गोरिथमिक, हम इनपुट देते हैं, उस इनपुट को एल्गोरिथमिक प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है। स्यूडो कोड, किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए साधारण अनौपचारिक भाषा में एक क्रम में लिखे गए निर्देशों के समूह को स्यूडो कोड कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे 11वां वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे HTML के बारे में। HTML एक जो है वह मार्कअप लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।